हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। ये पार्ट 4 है हमारी पीवाईक्यू सीरीज का। इससे पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं, उन्हें ज़रूर देखो क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और कई सारे सब्जेक्ट पहले ही कवर कर चुके हैं, नहीं देखा हो तो उन्हें भी जाके आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करते हैं उनकी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाती है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम टू स्टे अपडेटेड। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज अप टू अ पीरियड ऑफ। वी हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चन की प्ली बार्गेनिंग सिर्फ उन केसेस में एप्लीकेबल होगी जिनमें ऑफेंस की जो सजा है, पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल की सजा, इज अप टू अ पीरियड ऑफ। ऑप्शंस आर 7 years, 8 years, 10 years या 14 years। करेक्ट आंसर इज ए 7 years। सेक्शन 265 ए देखोगे प्ली बार्गेनिंग चैप्टर के अंडर, तो वहां पे लिखा है कि किन केसेस में नहीं है, पनिशमेंट ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर जहां पे 7 साल से ज्यादा की सजा हो, उन केसेस में प्ली बार्गेनिंग डज नॉट वर्क अदर दैन दीज ऑफेंसेस। हमसे क्या पूछा गया कि इज अप टू अ पीरियड ऑफ, यानी 7 साल तक की होगी तो उस केस में आप प्ली बार्गेनिंग का प्रोसेस, यानी 7 साल तक का होगा तो फिर प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, इन पे नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 195 CRPC, it is manifest that it comes to operation at the stage when the court intends to take cognizance of an offence under section 190 subclause 1 CRPC। ऊपर से प्लेन रीडिंग करें अगर सेक्शन 195 की तो समझ में आता है कि ऑपरेशन में तब आता है जब कोर्ट इंटेंड करता है कि कॉग्निजेंस ले वो किसी ऑफेंस का अंडर सेक्शन 190 सबक्लॉज 1 C। ठीक है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू FIR। और इसका सेक्शन 195 का कोई लेना देना नहीं है पुलिस की स्टैट्यूटरी पावर से कि वो किसी FIR में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, विच डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, in other words, the statutory power of the police to investigate under the court is not in any way controlled or circumscribed by section 195 of CRPC। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि किस केस के अंडर ये बात क्लियर होती है कि पुलिस की जो पावर है कोर्ट के अंदर कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके किसी FIR केस को, वो कंट्रोल या सर्कमस्क्राइब नहीं होती बाय सेक्शन 195। ऑप्शंस आर नलनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राज सिंह वर्सेस स्टेट 1998, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या फिर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा। करेक्ट आंसर इज बी, राज सिंह वर्सेस स्टेट 1998। देखो सेक्शन 195 ना कोर्ट पे एक बार लगाता है, फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अनलेस अ कंप्लेंट इज मेड बाय कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। सेक्शन 195 कहता है कि सर्टेन केसेस में जब तक कंप्लेंट नहीं होगी बाय अ कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। बट ये पुलिस की जो स्टैट्यूटरी पावर है सेक्शन 154 156 के अंडर टू रजिस्टर FIR एंड टू इन्वेस्टिगेट, उस पर कंट्रोल नहीं लगाता है। दिस बार अप्लाइज ओनली एट द स्टेज वेयर कोर्ट टेक कॉग्निजेंस। जो पहली लाइन है कि ये मैनिफेस्टेशन में कब आता है, जब कोर्ट इंटेंड करता है कॉग्निजेंस लेना। ठीक है, तो ये आप केस लॉ तो जान ही रहे हो, पर एक फैक्ट भी जान लो कि सेक्शन 195 क्या करता है और पुलिस की पावर पे बाहर नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which provision under CRPC 1973 deals with the procedure to be adopted by the magistrate to record confessions and statements। अब ये इजी क्वेश्चन है, 4 सेक्शन दिए, उनको जाके चेक करो सिंपली। सेक्शन 162, 164, 163A या 165। आंसर इज बी, सेक्शन 164। इंडेक्स से ही सॉल्व हो जाएगा, इसका नाम वहाँ पे है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर सेक्शन डैश ऑफ CRPC 82, 83, 85, 86। आंसर इज बी, सेक्शन 83, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। पता नहीं एंड तक कितने लोग सुनते हैं, मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी कि आप देखोगे पेपर पैटर्न में एक चेंज दिखेगा। जो हमारा पार्ट 1 है उसके क्वेश्चंस देखो और अभी के क्वेश्चन देखो, उसमें थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे क्योंकि उस टाइम पे ओपन बुक में आपको अपने नोट्स ले जाना और कोर्स बुक्स ले जाना भी अलाउड होता था। आज की डेट में क्योंकि आपको सिर्फ बेयर एक्ट अलाउड होते हैं तो आप देखोगे क्वेश्चंस भी मोस्टली बेयर एक्ट बेस्ड या तो होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऑब्वियसली कुछ टफ होंगे कुछ ईजी होंगे, प्लस केस लॉज होते हैं। उस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ CRPC 204, 205, 200, 209। आंसर इज बी, सेक्शन 205। मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, कि हो सकता है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज को वो एक्सक्यूज कर दे वहाँ पे, ये भी इंडेक्स से सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन 105 सबक्लॉज H ऑफ CRPC किस बारे में बात करता है, जाके पढ़ो एक बार में, वही आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। ऑप्शन बी, नोटिस ऑफ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फोरफीटेड। या फिर ऑप्शन डी, आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। करेक्ट आंसर इज ए, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। इंडेक्स में एग्जैक्ट सेम बात लिखी है, जब इसको पढ़ोगे ये 105H करके ऐसे लिखा होगा और सामने यही बात लिखी है। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन डैश इज डेल्ट अंडर, कि बार कॉग्निजेंस लेगा जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। ये कहाँ बोला गया है? सेक्शन 178, 168, 478 या 468? आंसर इज डी, सेक्शन 468। इंडेक्स में इससे सॉल्व हो जाएगा, लिखा है बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 29 ऑफ CRPC द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट। पिछले पार्ट में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि JM फर्स्ट क्लास, JM सेकंड क्लास, CJM, हाई कोर्ट कौन किस तरीके के जजमेंट पास कर सकते हैं, कब किसको कितनी पावर कहाँ अलाउड है। ठीक है, तो ये देखो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन फिर से है। सेक्शन 29 CRPC का बताता है कि CJM जो है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन से सेंटेंस पास कर सकता है, उसके एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट, इनके अलावा तो सब पास कर सकता है। कौन से नहीं कर सकता? अ सेंटेंस टू डेथ, imprisonment फॉर लाइफ, imprisonment फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जब सेक्शन 29 देखोगे तो लिखा है द कोर्ट ऑफ CJM मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, जो ऑप्शन ए, imprisonment फॉर लाइफ ऑप्शन बी, एंड imprisonment फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years यानी ऑप्शन सी। तो बेसिकली CJM कोई भी लॉ पास कर, कोई भी, तो बेसिकली CJM जो है कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, बट डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, उम्र कैद नहीं दे सकता, और 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 CRPC एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, ऑप्शन ए 6 months, ऑप्शन बी 2 years, ऑप्शन सी 1 year, ऑप्शन डी 3 years। करेक्ट आंसर इज सी, 1 year। ओके, सेक्शन 109 देखोगे वहाँ लिखा है कि 1 साल के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC वाज रिमूव्ड इन। पहले लिखा हुआ था कि मैक्सिमम लिमिट 500 रुपये है जो वाइफ को एज मेंटेनेंस दिया जा सकता है, सेक्शन 125 में ऐसा लिखा था। ये कब रिमूव हुआ? 1975, 85, 97, 2001। अब कहोगे ये तो याद नहीं है, बेयर एक्ट पे जाके देखो 125 को, वहाँ पे फुट नोट में दिया हुआ है द वर्ड्स नॉट एक्सीडिंग 500 omitted by Act 50 of 2001, तो 2001 is the answer। Next question, the committee which led to the passing of Criminal Law Amendment Act 2013 was headed by, ये हमने अभी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था, जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस अमलताज कबीर, जस्टिस JS वर्मा या फिर जस्टिस AS आनंद। इसका करेक्ट आंसर सी, जस्टिस JS वर्मा। दिस वॉज पास्ड, ये जो अमेंडमेंट था 2013 का, जब निर्भया गैंगरेप केस हुआ था उसके बाद में एक कमेटी फॉर्म हुई थी जिसमें हेड थे JS वर्मा, और उस कमेटी के जो मतलब सजेशंस थे उसी के बेसिस पे 2013 का अमेंडमेंट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर पब्लिक रॉन्ग्स, प्राइवेट रॉन्ग्स, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक रॉन्ग्स, या नन ऑफ द अबव। सवाल यह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता क्या है ना? तो देखो कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है जो प्राइवेट रॉन्ग है, आपने कुछ ऐसा किया जिससे सिर्फ मुझे नुकसान हुआ, मेरे साथ गलत किया, ये प्राइवेट रॉन्ग है। ठीक है, ये हम आपस में सेटल या कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं और सिर्फ विक्टिम को इफेक्ट हो रहा है, सबको नहीं। पर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो पब्लिक के साथ, समाज के साथ गलत करते हैं। ठीक है, ये सीरियस ऑफेंस होते हैं और इससे समाज पे असर पड़ता है, इसको दो पार्टीज आपस में बैठ के सेटल नहीं कर सकती। इसका एग्जाम्पल है मर्डर या रेप जैसे केसेस। अब रेप ऐसा नहीं है कि सिर्फ विक्टिम को इफेक्ट करता है, आप बोल लो कि आपस में पैसा लेके या कुछ करके बात करके सेटल करा दिया जाए, नो, ये पूरे समाज पे असर डालता है, मॉरल्स से लेके और लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम का कैसा रेट हो जाएगा, हर चीज़ पे। तो ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इस केस में CRPC में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पब्लिक रॉन्ग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देखो अभी हमने CJM के बारे में पढ़ा था, नॉट एक्सीडिंग 7 years, एक्सीडिंग 7 years, फॉर लाइफ, नन ऑफ द अबव। हमने पढ़ा था वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, तो ये नहीं होगा। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इज ए, नॉट एक्सीडिंग 7 years। ठीक है, देखो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट अ पर्सन हु। प्राइवेट पर्सन मतलब जो पुलिस नहीं है और वो किसी को अरेस्ट कर सकता है, कब? ऑप्शन ए, कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, ऑप्शन बी, कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, ऑप्शन सी, कमिट्स कंपाउंडेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, ऑप्शन डी, कमिट्स ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस और इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। करेक्ट आंसर इज बी, कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। ठीक है, तो सेक्शन 43 हमें बताता है, देखो नाम है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। इंडेक्स में जैसे ये दिखेगा अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, यहाँ पे आके पढ़ना, तो लिखा हुआ है एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन, जो उसकी प्रेजेंस में क्या करे, नॉन बेलेबल यानी जिसपे बेल नहीं मिलती, कॉग्निजेबल यानी जिसपे कॉग्निजेबल लिया जाता हो,
या फिर अगर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है कि अब मैं प्राइवेट पर्सन हूँ, मैं पुलिस में नहीं हूँ, मेरा हक नहीं बनता किसी को अरेस्ट करने का, पर मेरे सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा है जो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, क्लियरली बोला गया है कि इसको कहीं भी मिले तो बताना टाइप का है ना, तो मैं उसे अरेस्ट करके रख सकती हूँ अपने पास। या फिर नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है मेरे ही सामने, कुछ मर्डर कर दिया है मान लो किसने मेरे सामने, तो मैं उस इंसान को अरेस्ट करके रूम में बंद करके रख सकती हूँ, और मेरी अगली इमीडिएट जिम्मेदारी होगी कि तुरंत उसे पुलिस के पास पहुँचाऊँ, ठीक है, या पुलिस को बुलाऊँ तुरंत कि इसको वो रीअरेस्ट कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर इज दिस। देखो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लिखा है पर मेन कंडीशन होती है नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, 6 years, 10 years, 12 years until executed or cancelled। बेयर एक्ट में देखोगे सेक्शन 70 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, एवरी वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। तो आंसर इज डी, सेक्शन 70 में। मान लो सेक्शन ना भी देख पाए, ढूंढ पाओ, तो भी इसका आंसर कॉमन सेंस से देना। कई बार होता है टाइम बहुत कम है, लास्ट में क्वेश्चन आया मान लो सामने और आपको नहीं मिल रहा है कि कैसे करें, तो सोच के देखो, अगर किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है तो ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद वो खराब हो जाए। आपने किसी का मर्डर कर दिया और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला, आप भाग गए हो, तो ऐसा थोड़े होगा अच्छा अब 6 साल हो गए अब जाने देते हैं, या 12 साल हो गए जाने देते हैं, नहीं। सुनते हो ना कि कोई 15 साल पहले भाग गया, तब मिल गया तो पकड़ लिया पुलिस ने, ठीक है। तो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर जब तक कोर्ट कैंसिल ना कर दे कि वारंट कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, तो वो तब तक के लिए ये वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases the Supreme Court has held that the investigating officer should be allowed to refer to the records of investigation। records of investigation क्या होता है, जब एक investigating officer, जो भी पुलिस ऑफिसर है आपका, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस को, वो डेली बेसिस पे नोट करता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा, क्या क्या किया टाइप का, एक डायरी मेंटेन करते हैं, ठीक है, अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए। वो एज अ सब्सटैंटिव एविडेंस कोर्ट में नहीं यूज हो सकती, क्योंकि पुलिस की रिकॉर्ड की हुई वो एज एन एविडेंस सॉलिड नहीं होती है। पर हमसे पूछा गया कि किस केस में कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रिफर टू द रिकॉर्ड्स, कि उसको अलाउ करना चाहिए कि वो अपने रिकॉर्ड्स को रिफर कर सके। ऑप्शंस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी, ऑप्शन बी मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी बाबूराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन डी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर इज ए, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। ये एक लीडिंग जजमेंट है ऑन सेक्शन 172 जो केस डायरी के बारे में बात करता है। तो पुलिस डायरी देखो सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होती है, पर एक एड का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और मान लो उसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको अलाउड है कि वो अपनी डायरी को देख सकता है टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, क्योंकि उसको हर बात हर समय परफेक्टली याद हो जरूरी नहीं है, पर उसी से कोई सवाल पूछा जाए तो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए या जवाब देने के लिए, सही जवाब देने के लिए वो अपनी डायरी देख सकता है। डिफेंस उस डायरी को कभी यूज कर सकता है सिर्फ जब उस आयोग को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कि मान लो ऑफिसर ने कुछ बोल दिया तो उसकी डायरी का यूज करके कि आपने नोट तो ये किया था और आज आप ये कह रहे हो टाइप का। तो बेसिकली इस केस में इशू ये हुआ था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बार बार डायरी को रेफर कर रहा था आंसर करते टाइम, तो सामने वालों ने आर्ग्यू किया कि डायरी तो एडमिसेबल एविडेंस नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडमिसेबल एविडेंस उस तरीके से नहीं है, पर वो अपनी रेफरेंस के लिए, अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए देख सकता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर CRPC हु शैल रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय अ रेप विक्टिम। जो भी रेप विक्टिम है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन बता रही है, उसको रिकॉर्ड कौन करेगा। ऑप्शन ए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑप्शन बी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको DSP भी बोलते हैं, ऑप्शन सी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या फिर वुमन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमन। कॉमन सेंसिकल भी सोचोगे, मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन, तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि वुमन पुलिस ऑफिसर ऐसा करें। बेयर एक्ट में भी जाओगे तो 154 इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अब सोचोगे बेयर एक्ट में ये कैसे पता चलेगा यहाँ जाना है। आई एग्री, पहली बार में दिमाग में आएगा कि रेप से जुड़ा हुआ है, तो आप सर्च करोगे, उससे जुड़ा हुआ कोई सेक्शन नहीं दिखा, बट तब आप सोचो कि फिर इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा, तो फिर इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए मुद्दे पे जाओ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, ये एक क्वेश्चन करके नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करके आएगा बार बार, ठीक है। और कॉग्निजेबल केस है तो इसी के अंडर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि अ वुमन अगेंस्ट हुम ऑफेंस अंडर दीज सेक्शंस, और इन सेक्शंस में रेप भी इंक्लूडेड ऑब्वियसली, देन इट वुड बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमन पुलिस ऑफिसर या एनी वुमन ऑफिसर, ठीक है। Next question, under the provision of CRPC, option A, summons can be oral, option B, summons cannot be served on corporate entities, option C, summons are either for appearance or for producing a document or thing, option D, summon can be served to servants in case the person on whom the summon are made cannot be found, ठीक है। समन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो समन के अंडर ही आंसर मिलेगा। चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में देखो पहला हेडिंग है समन। देखो 61 में लिखा है कि समन राइटिंग में ही होना चाहिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओरल नहीं हो सकता। 63 में क्या लिखा है, सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज, यानी कॉर्पोरेट बॉडीज को भी भेजा जा सकता है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखो 64 में लिखा है कि अगर जिसको समन देना है वो आपको ना मिले तो एनी एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली जो उसके साथ रहते हो आप उन्हें दे सकते हो। एक्सप्लेनेशन में लिखा है अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ऐसा नहीं है कि घर में कोई नहीं था नौकर को देके आप चले गए तो ये हो गया कि हाँ समन डिलीवर हो गया, नहीं, नौकर को फैमिली में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो फिर
आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो समन्स आर ईदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग। समन भेजा क्यों जाता है, भिजवाया इसीलिए जाता है कोर्ट से कि या तो कोई डॉक्यूमेंट या थिंग कोर्ट में लेके आओ या तुमको समन किया गया है, तुम कोर्ट में पेश हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज रोड एक्सीडेंट अकर्स, देन बीइंग एन एडवोकेट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग द सिचुएशन। ये क्वेश्चन कुछ मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंडर भी आ सकता है और सीआरपीसी में भी आ सकता है, तो मैंने यही कवर कर दिया। अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो एज एन एडवोकेट करेक्ट वे क्या होगा सिचुएशन में अप्रोच करने का? सबसे पहले एफआईआर, फिर पेटिशन एंड फिर समन टू इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन बी, पहले पेटिशन फिर एफआईआर और फिर समन होगा। ऑप्शन सी, पहले समन होगा फिर एफआईआर फिर पेटिशन। ऑप्शन डी, एफआईआर समन पेटिशन। इसको बेयर एक्ट तो छोड़ दो, चलो कॉमन सेंस से सॉल्व करो। अभी हमने पढ़ा कि समन कौन भेजता है, कोर्ट भेजता है। जब तक पेटिशन नहीं फाइल होगी क्या कोर्ट का समन अपने आप भेज देगा? नहीं। तो पेटिशन हमेशा समन से पहले आना चाहिए। इसमें है, इसमें भी है। यहाँ समन पहले है, पेटिशन बाद में, ये ऑप्शन गया। यहाँ पे भी पहले है, ये गया। इससे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। अगर इसके बारे में और जानना हो, देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो ऑन माय चैनल अबाउट हाउ टू सॉल्व पेपर, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, उसको प्लीज़ देख लो, काम आएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गए। अब आप ऑलरेडी दो ऑप्शन हटा चुके हो, आपके आंसर सही मार्क करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 50-50 हो गए। अब सवाल ये है, एफआईआर पेटिशन समन या पेटिशन एफआईआर समन? अब लॉजिकल है, पहले एफआईआर ही करोगे अगर कुछ केस हुआ है, उसके बाद जाके कोर्ट में पेटिशन फाइल होगी, है ना। और ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर भी कवर होता है। तो आंसर इज ए, पहले एफआईआर फाइल होगी। देखो रोड एक्सीडेंट हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि अगर किसी की इंजरी हो डेथ भी हो सकती है यहाँ पे, है ना। तो पहले एफआईआर होगी। फिर मोटर व्हीकल्स एक्ट में लीगल रेमेडी फॉर कॉम्पेंसेशन फाइल्ड बिफोर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, एमएसीटी। तो फिर पिटिशन फाइल होगी और फिर ट्रिब्यूनल ने समन इशू करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ड्राइवर को, ओनर को, या जहां भी जरूरी है, फिर समन होगा। तो ये कुछ मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर भी आता है, ठीक है। एफआईआर फिर पिटिशन फिर समन टू इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। देखो इस पर कम से कम 5 से 6 बार अब तक क्वेश्चन आ चुका है। प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21A ऑफ सीआरपीसी आर नॉट एप्लीकेबल इफ द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ। जब ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, मैंने कहा था अगली बार हो सकता है आपसे एज पूछ ले, तो देखो जो भी था अगली बार एज पूछ लिया। 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स या 18 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज बी, 14 ईयर्स। सेक्शन 265A देखोगे जाके, अभी हमने डिस्कस किया था, वहाँ आंसर दिया हुआ है। Which section deals with the processes to compel appearance under CRPC 1973? Section 61 to 90, 154 to 173, 211 to 219 या फिर 274 से 282। करेक्ट आंसर इज ए, सेक्शन 61 to 90। कंपेल अपीयरेंस यानी समन भेजना, दूसरे को कोर्ट में बुलाना, अपीयरेंस इशू करना। तो चैप्टर 6 का नाम ही है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, जिसके अंडर समन सब आता है, ठीक है, वही आंसर है। एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। कई बार पूछ चुके हैं, देखो हर बार सेक्शन पूछते थे, अब की कुछ और पूछा है। उस ऑफेंस को क्या कहोगे जहां पे पुलिस ऑफिसर सामने वाले को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है? नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, बेलेबल, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अरेस्ट ऑफ पर्सन में देखोगे लिखा हुआ है सेक्शन 41 में, किसको कर सकता है विदाउट वारंट? हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, ये आंसर इज बी। In a summons trial case instituted on a complaint wherein the summon has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entail. अगर एक समन ट्रायल है जो एक कंप्लेंट के बेसिस पे इशू हुआ है, ठीक है, और समन इशू किया गया है एक्यूज्ड को, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेन करने वाले की ही नॉन अपीयरेंस हो, वही कोर्ट में ना आ रहा हो, और या फिर डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड, एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, ईदर डिस्चार्ज और एक्विटल डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, या फिर नन ऑफ दीज। इसका सिंपल सा एग्जांपल सोचो, मैंने किसी पे केस किया है और फिर मैं ही कोर्ट में नहीं जा रही हूँ या मेरी डेथ हो जाए, तो फिर उस केस में सामने वाले के साथ क्या होगा? ऑब्वियसली उसको छोड़ देंगे भाई, जबरदस्ती कहाँ से इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो आंसर इज बी, एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड। 256 में देखो नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट लिखा है, नहीं अपीयर होगे तो एक्विट कर दिया जाएगा, और नॉन अपीयरेंस इंक्लूड्स डेथ की वजह से ना आना। सो वी आर डन विद पार्ट 4 हियर। इसका एक पार्ट 5 और आएगा, वो आज रात 12-1 बजे तक अपलोड हो जाएगा। आई रैप इट अप बाय टुडे एंड आज सीआरपीसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ क्वेश्चन जरूर लगाना। सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन आते हैं विच हैज़ ग्रेट वेटेज, और आप पेपर पैटर्न के बेसिस पे भी देखोगे तो आप क्वेश्चन मोस्टली फैक्चुअल, बेयर एक्ट बेस्ड और कुछ केस लॉ से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है, आराम से प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। 5 वीडियोज़ हैं, 1.5-2 घंटे के ऊपर के नहीं होंगे कुल मिला के, देख लो, इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, यू विल बी गुड टू गो फॉर 10 क्वेश्चंस। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसकी पूरी PDF PYQ उसकी वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू और इफ यू हैव एनी डाउट्स, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर Instagram. Stay tuned, bye bye.